जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों रिवीजन करेंगे। वाई रिवीजन सर, हमें आगे पढ़ाओ। बच्चों, आगे दौड़ पीछे छोड़ अपने को नहीं करनी। जो कर लिया उसको इतना अच्छे से कर देंगे, इतने अच्छे से कर देंगे कि हमें दोबारा रिवाइज करते हुए ये लगे है ये है। जैसे गली में बच्चे कंचे खेलते हैं ना, वैसे ही आप कहोगे अरे जीएसटी ऐसे करते हैं हम जीएसटी। अपने को ये करना है। ये करने के लिए दोस्तों अपने को चाहिए रिपीटिशन और रिवीजन। आइए, सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन थी, सप्लाई इंक्लूड। सप्लाई की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है बच्चों? सेक्शन 7। सेक्शन 7 में सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स, जो आप सोचते हो वो तो है ही है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स क्या थे? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 2 में डिफाइंड था। ठीक है, सब सेक्शन रहने दो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेक्शन बहुत है। सेक्शन 2 में गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी सिक्योरिटीज। ठीक है, मनी सिक्योरिटीज को भूल जाना। सर्विसेज की डेफिनेशन, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मींस ट्रेडिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स, वो सब क्या है? गुड्स और सर्विसेज में नहीं काउंट करेगा। सर्विसेज की डेफिनेशन बाद में आती है, इसलिए गुड्स को भी कवर अप करेगी। गुड्स की डेफिनेशन में सर्विसेज नहीं आएगा। वाई? क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन जी है, ए से लेके स्टार्ट होता है तो जी पहले आ जाएगा, गुड्स की डेफिनेशन पहले आ जाएगी, सर्विस की डेफिनेशन बाद में आएगी। सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड, हम करने वाले हैं या कर दिया है। फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब पैसा। बाय ए पर्सन, पर्सन कौन है? कोई भी हो सकता है सर। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, और कौन हो सकता है? कोई बच गया क्या बच्चों? बताओ। हाँ सर, सोसाइटी और ट्रस्ट, कॉरपोरेशन, ये सब क्या है? पर्सन। किसी भी तरीके का बिजनेस हो, पर्सन कर सकता है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन में क्या था दोस्तों लिखा हुआ? बिजनेस के अंदर एनी ट्रेड, कॉमर्स, कुछ भी हो दैट इज बिजनेस। उससे रिलेटेड कोई भी काम हो, बिजनेस। सोसाइटी क्या कर रही है? बिजनेस। हर चीज क्या है? बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन काफी वाइड थी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग उन्होंने बिजनेस में काउंट फॉर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, नया क्लॉज ऐड हुआ सेक्शन 71AA के अंदर। किसकी वजह से? चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से। चैरिटेबल ट्रस्ट और एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि भैया अगर अब एक एनजीओ है और वो अपने ही मेंबर से कुछ सर्विसेज ले रही है, मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेके कुछ भी सर्विसेज ले रही है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ म्यूचुअलिटी, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी की वजह से। अब बेचारी गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल की डेफिनेशन में ट्रस्ट को एक, सॉरी, पर्सन की डेफिनेशन में ट्रस्ट को लिया हुआ था, बिजनेस में ट्रस्ट को लिया हुआ था। एग्जेम्पशंस में, एग्जेम्पशंस कौन सी नोटिफिकेशन में है? 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसमें भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी हुई थी ट्रस्ट को। वो सब गवर्नमेंट के लिए वेस्ट हो जाती अगर गवर्नमेंट ये जजमेंट ना लेके आती। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 71AA एक नया सेक्शन बनाया, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, the activities or transactions by a person other than an individual, individual के अलावा, to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration will be treated as supply। अब एक एक्सप्लेनेशन और डाली गई कि ये जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, सिर्फ इस क्लॉज के लिए, इट इज hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law, किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई जजमेंट हो, कोई कोर्ट ऑर्डर हो, किसी भी कोर्ट का हो, ट्रिब्यूनल का, हाई कोर्ट का, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons, उन दोनों को separate persons माना जाएगा, and the supply of activities or transactions shall be deemed to take place from one such person to another। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 71A, सेक्शन 71AA। अब हम आते हैं अगले बी पार्ट पे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसको जीएसटी के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको ठीक लग रहा है मैंने अपने घर के लिए, अभी मैं रिलेटेड पर्सन पे नहीं जा रहा, अभी मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को अपने घर के लिए एक आर्किटेक्ट हायर करना था आउट ऑफ इंडिया से। ये क्लास लेना बहुत जरूरी है बच्चों, एक नया पॉइंट इसी क्लास में ऐड करूंगा मैं, वो मैंने अभी तक नहीं कराया था। घर के लिए मैंने एक आर्किटेक्ट आउट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया, ठीक है जी, उसको मैंने 5 लाख रुपए की पेमेंट करी, क्या उस पे जीएसटी लगना चाहिए? इसके लिए दोस्तों एक नोटिफिकेशन हुई इशू आईजीएसटी टैक्स रेट के अंदर, आइए वो देखते हैं एक बार। आईजीएसटी टैक्स रेट में पॉइंट नंबर 10, 9/2017 आईजीएसटी टैक्स रेट, पॉइंट नंबर 10, सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम ए प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम ए प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कि कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आपने सर्विस ली, ठीक है, कोई प्रोवाइडर है, बाय किसने ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी छोड़ दो, गवर्नमेंट अथॉरिटी छोड़ दो, और एन इंडिविजुअल in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession। क्या समझे कि भैया अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी वाले बंदे ने किसी प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जिसकी सर्विस ली, जिससे सर्विस ली, वो आउट ऑफ इंडिया रहता था, इन रिलेशन टू एनी पर्पस, कोई पर्पस होगा अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस के लिए आपने वो सर्विस नहीं ली, अपने पर्सनल यूज के लिए ली। सर ये आपने पहले क्यों नहीं कराई? बेटा बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के उस टाइम पे आप लोगों को नहीं कराई कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, सर तो बार बार इधर उधर घुमाई जा रहे हैं, हम पागल हो जाएंगे, तो आपको बचाने के लिए मैंने उस टाइम पे ये नहीं कराया। तो अब आप एक बार दोबारा समझिए कि अगर आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में था, इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, अदर देन बिजनेस, बिजनेस के अलावा आपने पर्सनली किसी बंदे से आउट ऑफ इंडिया से सर्विस ली, तो दैट इज एग्जेम्प्ट बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। अब ये नोटिफिकेशन भी याद कर लेना। सर एक बात बताओ, अभी तक तो आपकी एग्जेम्पशन सारी की सारी सीजीएसटी टैक्स रेट 12/2017 में थी, अब आप 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट पे क्यों आ गए? बेटा ये इंटीग्रेटेड टैक्स में एग्जाम्पशन आई, ये सीजीएसटी में आई नहीं सकती थी, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया से थी, आउट ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं है बनाने की। समझ पा रहे हो? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बिल्कुल सेम नोटिफिकेशन चलती है, आईजीएसटी में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है बनाने की, वहां आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ पा रहे हो कि हमने ये पॉइंट उस टाइम पे क्यों नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है जी, तो यानी कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, ये वैलिड ही नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होएगा, दैट इज एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्ट, आइडियली दिस इज एग्जेम्प्ट बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। ये हम अभी बुक में अमेंडमेंट भी कर देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वैसे बुक में लिखा हुआ था ऑलरेडी, बस हमने उसको हाईलाइट नहीं किया था, हम उसको हाईलाइट कर देंगे। चलिए जी, अब सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहां से साथ में लिंकिंग करो ना, वो रिलेटेड पर्सन वाला भी, और वो चार्ट एक बार दोबारा देख लेते हैं। शेड्यूल 1 के अंदर था वो चार्ट दोस्तों, शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन, टैक्सेबल पर्सन की जगह इसको कर दिया गया पर्सन, फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, मतलब अगर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तब भी इस आइटम पे जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 यही कहता था ना बच्चों, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन,
और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया। अब मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं आपको। सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। 7(1)(a) RWA। 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है जी, फॉर ए कंसिडरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लस शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 माइनस शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सेक्शन 7(1)(a) की। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको आराम से याद कर सकते हैं हम। ठीक है, हम इस पे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसके अंदर हम शेड्यूल 1 का पैरा 4 और यूज कर रहे हैं क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करता है। ठीक है जी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां तो ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बाहर के बंदे से कोई भी सर्विस ली, उस पर जीएसटी नहीं है। दोबारा रिपीट करूं, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस के अलावा किसी भी यूज के लिए बाहर के बंदे से कोई सर्विस ली तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, चाहे वो रिलेटेड हो या ना हो। लेकिन सेक्शन 7(1)(b) कहता कुछ और है, एग्जेम्पशन देती कुछ और है। ठीक है, याद रखना। अब ये कभी पेपर में जाकर लिख दो सेक्शन 7(1)(b) ने बोल रखा है इट इज एग्जाम। नो, नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में इसको बोला है दैट इज एग्जाम्प्ट। ठीक है जी, अब आते हैं जी रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन हमें डेफिनेशंस में मिला नहीं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में रिलेटेड पर्सन मिला नहीं, हमें कहा मिला? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में कौन कौन रिलेटेड पर्सन थे? मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली था एक तो, सर वो तो याद हो गया बिल्कुल। ठीक है जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय थे। और कौन से थे? प्रिंसिपल एजेंट थे सर। और कौन थे? और कौन थे? याद करो। प्रिंसिपल एजेंट के अलावा और कौन था सर? वो थे ना पार्टनर्स, डायरेक्टर्स। दो बंदे मिलके तीसरे बंदे को देख रहे हैं, इन दोनों को एक बंदा देख रहा है, किसी ने 25% या उससे ज्यादा का स्टेक खरीद रखा है। these all are related persons. members of the same family, फैमिली की डेफिनेशन क्या कहती थी? स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आपके बाय डिफॉल्ट फैमिली है, लेकिन ब्रदर सिस्टर्स ग्रैंड पेरेंट्स they will be treated as related, they will be treated as family only if they are wholly or mainly dependent on you. ठीक है जी, ठीक है सर, फैमिली भी कवर हो गई। आइए एक बार चार्ट भी कर लेते हैं सर इसका। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप पैसे के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो विद कंसिडरेशन, पैसे दे के इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। दोस्तों अब यहाँ पे आपको बाय पेन से लिखना है, जानबूझ के मैंने पेन से लिखवा रहा हूँ। रीजन बीइंग आपको याद रहेगा कि अगर वो पर्सनल यूज है तो आईजीएसटी रेट में नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 में वो एग्जेम्प्ट है। तो यानी कि अगर वो बिजनेस के लिए है तो सिर्फ तभी वो सेक्शन 7(1)(b) लगेगा और वो सप्लाई काउंट होगा। रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले रहे हो तो सप्लाई सेक्शन 7(1)(c) प्लस पैरा 4 शेड्यूल 1। ठीक है, रिलेटेड पर्सन से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ले रहे हो। रिलेटेड पर्सन कौन है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। ठीक है, इसके बाद कोई भी अदर केसेस होगा दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। आइए अब हम शेड्यूल 1 के चारों पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। आपने क्या किया? लैपटॉप खरीदा, इनपुट लिया और मजे ही मजे, लैपटॉप लिया, इनपुट लिया, अगले साल फेंक दिया, फिर नया ले लिया। गवर्नमेंट कहती है भैया जीएसटी का इनपुट ले रखा है आपने, इसको कम से कम 5 साल तक यूज करो, अगर 5 साल से पहले निकाल दोगे तो जीएसटी का इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा।
वो कौन से सेक्शन में होगा वो बाद में कवर करेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स कर दिया, बिजनेस एसेट्स से स्टॉक नहीं है, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया हुआ तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस। सर डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बहुत आती है। हाँ बच्चों हाँ, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बहुत आएगी, आगे भी आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सर गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन भी याद रखना, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस, अगर आप रिलेटेड पर्संस के बीच में कोई भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 के अंदर क्या लिखा हुआ था, अगर आपके दो बिजनेस हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्संस। अगर आपके एक आईजीएसटी एक्ट की भी बताई थी ना मैंने, दो स्टेट में ऑफिस है, एक ही स्टेट में मल्टीपल ऑफिसेज है विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो उन सबको डिस्टिंक्ट पर्संस माना जाएगा। ठीक है जी। व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसी वजह से जब आप स्टॉक ट्रांसफर करते हो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में तो जीएसटी लग जाता है। ठीक है जी, तो जीएसटी लग जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाते हैं अगला पॉइंट। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी तो रिलेटिव थे, तो गिफ्ट अगर आपने दे दी अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए से ज्यादा के, तो उसमें जीएसटी लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से काम कराया, एम्प्लॉय को दी सैलरी, कोई जीएसटी नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 3 पैरा 1। शेड्यूल 3 जो है वो नेगेटिव लिस्ट है, मतलब उसके अंदर जो भी लिख दिया उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ कि अगर एम्प्लॉयमेंट के ल्यू में कोई सर्विस एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है और उसकी एवज में उसको सैलरी मिल रही है तो कोई टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है जी। इनकम टैक्स में इसको 192 सेक्शन के अंदर टीडीएस कटता है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है जी। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट दे रहे हो तो कोई जीएसटी नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अगर इससे ज्यादा दे रहे हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उस पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशंस। अब क्या था, प्रिंसिपल ने खुद जीएसटी नंबर लिया है या नहीं लिया है। रिलायंस ने, रिलायंस का एग्जांपल याद रखना, जियो के फोन मेरे को भेज दिए, रिलायंस वाला मुझसे पूछ रहा है क्या आपने जीएसटी नंबर लोगे या नहीं लोगे। मैंने कहा लूंगा, तब तो नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो रिलायंस को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा मेरे एड्रेस पे, रिलायंस को मेरे एड्रेस पे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा बाय वर्च्यू ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज नहीं है, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल ने जो एजेंट को माल भेजा। प्रिंसिपल कौन, जिसका गुड्स है और सर्विसेज है। गुड्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन में गुड्स और सर्विसेज दोनों लिखे हुए हैं। एजेंट मींस फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, वो सब था। ठीक है जी। वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई, एजेंट अंडरटेक कर रहा है कि भैया ये मैं तेरे बिहाफ पे बेच दूंगा, मैं खुद जीएसटी नंबर नहीं लूंगा। अगर उसने खुद ही जीएसटी नंबर ले लिया दोस्तों तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, जब उस एजेंट ने खुद ही जीएसटी नंबर ले लिया, भैया इनपुट ले आउटपुट दे, खत्म बात। बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल मतलब गुड्स रिटर्न, जो गुड्स वापस किए गए हैं। वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो मार्केट से गुड्स उठा रहा है और वापस प्रिंसिपल के पास भेज रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके अंदर हमने शेड्यूल 1 के जो परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट था, इसमें एक एग्जम्पशन करी थी, वो भी मैं यहीं पे करा देता हूं एक बार। क्या एग्जम्पशन की थी बच्चों, अगर गोइंग कंसर्न के ल्यू में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो कोई जीएसटी नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। सर इतनी नोटिफिकेशन याद हो जाएगी बच्चों, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। डॉक्टर एक्सरे देखते हैं ना, ऐसा कहते हैं भाई तेरी हड्डी गई, वैसे ही बोलोगे तुम भी ये नोटिफिकेशन में तू तो गया, तेरे को एग्जामिशन है, तेरे को कोई जीएसटी नहीं देना। अपने को ये वाली फीलिंग आनी चाहिए जब हम जीएसटी करें। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। सेक्शन 25(4) कर दिया हमने, इसके अंदर कोई रह तो नहीं गया पॉइंट। टैक्सेबिलिटी ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्स भी कर दिया हमने, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी कर दिया है। ठीक है जी।
अब हाँ, एक पॉइंट हमारा रह गया था उस दिन, ठीक है, हमने प्रिंसिपल एजेंट में एक पॉइंट छोड़ा था यहाँ पे, वो क्या था, रूल 33, एग्जम्पशन टू सर्विसेज एज ए प्योर एजेंट। अब देखिए, मैंने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए, या एक काम कीजिए और इजी रखता हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने खुद का जीएसटी नंबर ले रखा है। राम आया मेरे पास कि सर मेरा जीएसटी बन रहा है 5 लाख रुपए, जमा करा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, जीएसटी का तेरे को चलान दे देता हूँ, खुद जमा करा दे। कहता भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आपके बैंक में ट्रांसफर करूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई, मेरे बैंक में ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तू मेरे बैंक में ट्रांसफर कर, मैं जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा देता हूँ। अब क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? भाई 5 लाख रुपए, सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसीडरेशन। क्या कंसीडरेशन इन्वॉल्व है? कंसीडरेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, आपने तो सीधा लिया और दिया, कुछ कमाया थोड़ी। बिल्कुल ठीक बात है। रूल 33 ऑफ सीजीएसटी रूल्स भी यही कहता है, आप प्योर एजेंट में अगर सर्विस ले रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एजेंट के साथ ही इसको कवर करना है। रूल 33 ऑफ सीजीएसटी रूल्स प्रोवाइड्स दैट any expenditure or cost incurred by a supplier of services as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply। उसको value of supply में हम नहीं जोड़ेंगे, मतलब उसके ऊपर जीएसटी हम नहीं लगाएंगे, if the following conditions are satisfied। the supplier acts as a pure agent। भाई प्योर एजेंट रही हो, कभी पता चले जीएसटी तो 5 लाख बन रहा है और सामने वाले से 5,10,000 रुपए मंगा लिए, तो भैया हम 5,10,000 रुपए में पूरे पे जीएसटी लगा देंगे। of the recipient of supply when he makes the payment to the third party। थर्ड पार्टी मेरे केस में जीएसटी डिपार्टमेंट है। on authorization by such recipient, the payment made by the pure agent on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient of service। मैंने एक प्रॉपर इनवॉइस दे दिया, भैया देखो इस पे मैं कोई जीएसटी नहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। and the supplies procured by the pure agent from the third party as a pure agent। अब ये किस केस में एप्लीकेबल होगा? मान लीजिए मैंने एक बंदे को बोला कि भैया मैंने कस्टम से माल इंपोर्ट किया है, कस्टम हाउस एजेंट मैंने रखा, कस्टम हाउस एजेंट मैंने रखा, बाहर से माल आया, जिसमें बाहर से माल आता है बच्चों तो क्या होता है, शिप से माल आता है, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा होता है, इंश्योरेंस का चार्जेस लगता है मेरे को, क्योंकि माल इंश्योर्ड होके आता है, अगर रास्ते में कहीं डूब डाब गई शिप तो क्या होगा, है ना, समुद्री तूफान आ गया, समुद्र में गुंडे आ गए, माल किसी ने लूट लिया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इंश्योरेंस कराता हूँ उसका। तो अब मेरे भी आप पे वो ट्रांसपोर्ट का शिप को पेमेंट भी करता है, इंश्योरेंस की पेमेंट भी करता है, वो कहता है मेरे चार्जेस है भाई 50,000 रुपए तेरे माल क्लियर करने के। मैं कहा इस पे जीएसटी ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे जीएसटी मत लियो। अब वो क्या कह रहा है, द सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय द प्योर एजेंट, उसने जो मेरे बिहाफ पे सप्लाईज रिसीव करी, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाइज टू ऑन हिज ओन अकाउंट। ये एडिशनल सर्विसेज दे रहा है वो मुझे, लेकिन उसकी जो मेन सर्विस है कस्टम हाउस एजेंट वाली, उस पर मैं 50,000 रुपए के ऊपर उसको पूरा पैसा जीएसटी का दे दूंगा, और उसको जीएसटी भी उतने पे ही लगाना है। प्योर एजेंट कौन है? मीन्स ए पर्सन हु एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, कोई उसका एग्रीमेंट होता है विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जो रिसिपिएंट है जिसने मेरे को बोला है कि मेरा माल कस्टम हाउस से छुड़वा दे, टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट। प्योर एजेंट है भाई तू मेरा, जितना मिलेगा उतना एज इट इज आगे देगा, अपनी जेब में चवन्नी नहीं रखेगा। अगर अपनी जेब में कुछ भी रख लिया प्योर एजेंट ने, वही मामला उल्टा हो जाएगा। Neither intends to hold nor hold any title to the goods, वो गुड्स का मालिक नहीं बनना चाहता, टाइटल मतलब ओनरशिप, और बोथ सो प्रोक्योर्ड और सप्लाइड एज प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब गुड्स मंगाए थे मैंने, मान लीजिए ये रिमोट, 2 दिन भाई अपने घर पे यूज करने लग गया एजेंट, फिर मेरे को दे रहा है, तो उन्होंने कहा डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज सो प्रोक्योर्ड, वो अपने लिए उन गुड्स और सर्विसेज को यूज नहीं करेगा, एंड रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट उसने खर्च किया है वही हमसे रिसीव करेगा, इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और सर्विसेज
in addition to the amount received or supply he provides on his own account. ठीक है जी, समझ में आ गया? यानी कि प्योर एजेंट की तरीके से अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, और ये एग्जॉस्टिव कंडीशन से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। अब हमने कर लिया है सेक्शन 15 में। अच्छा, एक डेल क्रेडिटर एजेंट था बच्चों। हाँ सर, डेल क्रेडिटर एजेंट था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। डेल क्रेडिटर एजेंट कौन था? जो क्या करता था, प्रिंसिपल को गारंटी देता था एजेंट कि भैया तेरे माल की पेमेंट मैं करूंगा अगर सामने वाले ने नहीं किया, लेकिन मेरे को कमीशन एक्स्ट्रा चाहिए, तो उस कमीशन के अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा। सेक्शन 15(2)(d) के अंदर लिखा हुआ था कोई भी इंटरेस्ट अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, एज टर्म्स ऑफ पेनल्टीज, मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी के ड्यू में लगाया जा रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर वो बायर से ले रहा है तो जीएसटी लगेगा, सप्लायर से ले रहा है इंटरेस्ट तो जीएसटी लगेगा। सप्लायर से तो कमीशन बढ़ाएगा अपनी, इंटरेस्ट तो नहीं लेगा। सप्लायर से कहेगा भैया मैं 5% पे काम नहीं करूंगा, तो गारंटी भी मांग रहा है मुझसे, तो 10% कमीशन पे काम करूंगा, जीएसटी लगेगा। ओके, बाकी तो सब इजी था, अब कर ही लेंगे। एग्रीकल्चरिस्ट को कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है जी, एग्रीकल्चरिस्ट सेक्शन 23 में एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 23 में जो भी बंदे लिखे हुए उनको कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। एग्रीकल्चरिस्ट जीएसटी से बाहर है। ठीक है जी। कमीशन एजेंट में जब तक उनकी कमीशन का अमाउंट 20 लाख और 40 लाख 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो जाता, 20 लाख बोलिए क्योंकि वो सर्विस की 40 लाख की लिमिट तो कहीं है ही नहीं। अगर 20 लाख से ऊपर का उनका ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, टर्नओवर नहीं होता है, तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कमीशन की इनकम पे डिपेंड करेगा वो 20 लाख क्रॉस करता है या नहीं करता। अगर एजेंट खुद रजिस्ट्रेशन ले रहा है तब तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये रिवीजन क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे शेड्यूल 2 में। आप ऐसे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, और प्लीज इस क्लास को पूरा देखा होगा आपने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें नई भी करवाई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि मेरी स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही ना, मैं स्पीड को उसी हिसाब से चेंज कर दूंगा आपके लिए। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.